Hello students, once again I am Mandeep Patidar, Faculty of Confidence Group of Institution Pharmacy College, Indore. Today our topic is ischemic heart disease. Ischemic heart disease के बारे में यदि हम बात करते तो ये कलेक्टिव टर्म है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेगी. इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ की यदि हम बात करते हैं तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में आपका एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले ही चैप्टर में, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये कॉमन जो चीज़ें होती हैं इन सब को मिला के हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ बोलते हैं. इसको सब डिवाइड हमने किया है, फिर जाके मायोकार्डियल इन्फेक्शन और आपका एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब किस में आती है? इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ में. अब इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ का मतलब क्या होता है? इस्चेमिक मीन्स दैट एन ऑर्गन इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड एंड ऑक्सीजन. जनरली हार्ट मतलब ऐसा ऑर्गन जो ऑक्सीजन और ब्लड जिसमें प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रहा है. इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या होगा? इसको हम आल्सो कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिसीज, को कोरोनरी हार्ट डिसीज भी हम कहते हैं या कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं. इट इज द टर्म गिवन टू हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम. इट इज गिवन टू हार्ट प्रॉब्लम caused by narrowed heart coronary arteries that supply blood to the heart muscles. इससे क्या होता है? आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है वो नैरो हो जाती है. किस कारण से होती है? हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में पढ़ा है, प्लेक उसमें जनरली हो जाता है. आपका एक्यूमुलेशन होने लगता है किसका? एलडीएल, अपना इसका कोलेस्ट्रॉल का. क्यों होता है वो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा है कि एलडीएल इंक्रीज हो जाता है. तो इस तरह से आपका कोरोनरी आर्टरी जो है, जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, यदि उसमें कहीं से भी ब्लॉकेज होता है उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज. More than 90% of cases myocardial ischemia result from reduced blood flow due to the obstructive atherosclerotic lesion in the epicardial coronary artery. 90% जो मायोकार्डियल इस्चीमिया के केसेस देखने को मिलते हैं वो आपको जो देखने को मिलते हैं वो एपिकार्डियल कोरोनरी जो आर्टरी है उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक लेशन हो जाता है, मतलब उसमें प्लेक हो जाता है. अब इस्चेमिक हार्ट डिसीज इज ऑफन द लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस दैट बिगन ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस. ये क्या है? लेट मैनिफेस्टेशन है. इस्चेमिक हार्ट डिसीज लेट मैनिफेस्टेशन है किसका? एथेरोस्क्लेरोसिस का. एथेरोस्क्लेरोसिस कब होगी? जब एथेरोस्क्लेरोसिस आपकी चाइल्डहुड या एडोलेसेंस स्टेज में स्टार्ट हो जाती है लेकिन पता हमको चलता नहीं है, तब उसका जो लेट मैनिफेस्टेशन, बाद में जो मैनिफेस्टेशन होता है वो क्या है? इस्चेमिक हार्ट डिसीज. मायोकार्डियल इस्चीमिया होता क्या है? मायोकार्डियल इस्चीमिया कब होता है? रिजल्ट व्हेन देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड. आपको मायोकार्डियल जो आपका हार्ट है, मायोकार्डियल मसल्स जो उसकी है, उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है और ऑक्सीजन सप्लाई में प्रॉब्लम है या उसमें इम्बैलेंस हो गया तो आपको मायोकार्डियल इस्चीमिया होगा. मोस्ट अगर बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक विद इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरी. एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लेक है वो एक या एक से अधिक कोरोनरी आर्टरी में यदि हो गया तो ये कंडीशन बनती है, क्या बनती है? इम्बैलेंस होता है ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड. इस तरह से हमने पढ़ा है नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसा होता है, नैरोइंग हो जाती है, एक्यूमुलेशन होने लगता है इंटीरियर वॉल पे और ये ब्लड क्लॉट हो गया. इस तरह से दो केस देखने को मिलते हैं. लिमिट्स नॉर्मल राइज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड. कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो है उसको लिमिटेड कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन है तो यहाँ से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. इस कारण से क्या होगा? मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है वो तो ज्यादा है ना, तो इस कारण से आपका मायोकार्डियल इस्चीमिया होता है. अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिलेट्स टू द कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सिस्टमिक ऑक्सीजनेशन. दो चीजों पर डिपेंड करती है. तो आपका हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या है? बॉडी में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन. और सिस्टमिक ऑक्सीजनेशन,
सिस्टमिक ऑक्सीजनेशन में क्या है, यदि आपके लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे तो वहां से भी तो प्रॉब्लम होगी। व्हेन एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज इज प्रेजेंट द आर्टरी लुमेन इज नैरोड एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन इज इम्पेयर्ड। अब यदि आर्टरी में आपका कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग है या एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीज आर्टरी में है आपको, तो क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन है, वेसोकंस्ट्रिक्शन है, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। कोरोनरी ब्लड फ्लो कैन नॉट इंक्रीज द फेस ऑफ इंक्रीज डिमांड्स एंड इस्चीमिया में रिजल्ट। आपका जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो आप बढ़ा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। जब ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा है तो इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज के क्या है, 4 हम लोग बात करते हैं। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिसीज विथ हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक डेथ। अब इस बार हमारे सिलेबस में मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, एंजाइना पेक्टोरिस है और एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। तो ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस की। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या होती है, द डोमिनेंट कॉज ऑफ ISG syndrome is insufficient coronary perfusion relative to myocardial demand due to the chronic progressive atherosclerotic narrowing of the epicardial coronary artery। इसमें सीधा सीधा पैथोजेनेसिस में ये बात होगी कि आपका जो ISG सिंड्रोम है वो क्यों होता है। इसमें आपका जो परफ्यूजन है, ब्लड परफ्यूजन रेट है जो आपकी कोरोनरी आर्टरी में वो कम है। आपकी एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग होने के कारण उसकी जो साइज है, उसका जो डायामीटर है वो कम हो गया है। इस कारण से आपको क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन सप्लाई कम रहेगी। क्रोनिक वस्कुलर अकल्शन, अब क्रोनिक वस्कुलर अकल्शन हो गया यदि, द क्लिनिक मैनिफेस्टेशन ऑफ कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस जनरली ड्यू टू द प्रोग्रेसिव नैरोइंग ऑफ द लुमेन लीडिंग टू स्टेनोसिस। एक फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, इसको स्टेनोसिस की बात करेंगे, फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो गया आपकी कोरोनरी में, और टू एक्यूट प्लेग इरोजन और रप्चर विथ थ्रोम्बोसिस ऑल विच द कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो। या तो आपका स्टेनोसिस हो गया, वो फिक्स ऑब्स्ट्रक्शन है, इसके कारण से आपका ब्लड फ्लो कम हो गया, या एक्यूट प्लेग हो गया या रप्चर हो गया, उसके कारण से क्या ब्लड क्लॉट हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, इससे आपका क्या होगा, ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज होगा। एक्यूट प्लेग चेंज, अब एक्यूट प्लेग चेंज में क्या होगा, द रिस्क एन इंडिविजुअल डेवलपिंग क्लिनिकली इंपोर्टेंट ISG डिपेंड इन पार्ट ऑफ द नंबर, डिस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर एंड डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एथेरोमेटस प्लेग। ये किस पर डिपेंड करता है कि आपका जो कोरोनरी आर्टरी में है कितनी आर्टरियों में है, पहले तो ये, दूसरा डिस्ट्रप्शन है या नहीं है, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, उसकी डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वो कितना ब्लड फ्लो रोक रहा है वो है, और प्लेग जो है वो रप्चर्ड है या नहीं है। कंसिक्वेंस ऑफ मायोकार्डियल इस्चीमिया, स्टेबल एंजाइना। अब स्टेबल एंजाइना की बात करेंगे, द रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड दैट आउटस्ट्रीप द एबिलिटी ऑफ स्टेनोज्ड coronary artery to increase oxygen delivery, it is usually not associated with plaque disruption। अब क्या होगा, स्टेबल एंजाइना में मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड आपकी बढ़ गई, पर इसमें प्लेक डिसरप्शन नहीं होगा। अब अनस्टेबल एंजाइना की बात करते हैं। यदि अनस्टेबल एंजाइना क्या होती है, इट इज काज्ड बाय प्लेक डिसरप्शन, प्लेग का डिसरप्शन हो गया, दैट रिजल्ट इन थ्रोम्बोसिस एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन। थ्रोम्बोसिस होगा, थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट होगा, उसके कारण क्या होगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा, लीड टू सीवियर बट ट्रांजिएंट रिडक्शन इन कोरोनरी ब्लड फ्लो। ट्रांजिएंट रिडक्शन होगा कोरोनरी ब्लड फ्लो। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, इट इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्यूट प्लेग चेंज दैट इंड्यूस एन abrupt thrombotic occlusion resulting in myocardial necrosis। मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाएगी। सडन कार्डियक डेथ में मे बी काज्ड बाय रीजनल मायोकार्डियल इस्चीमिया दैट इंक्लूड अ फेटल वेंट्रिकुलर अरिथमिया। फेटल वेंट्रिकुलर अरिथमिया यदि होता है तो मे काज मायोकार्डियल इस्चीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, ये नॉर्मल आपकी आर्टरी है,
स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, स्टेबल एंजाइना में तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एक प्लेक हो गया, वहां पर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो गया। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा अनस्टेबल एंजाइना में। और वेरिएंट एंजाइना में क्या होगा, आपको कोरोनरी स्पाज्म हो जाएगा, आपकी कोरोनरी आर्टरी को इस तरह से कोलैप्स हो जाएगी। अब एंजाइना पेक्टोरिस की यदि बात करते हैं हम, तो एंजाइना पेक्टोरिस कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोक्सिमल एंड यूजुअली रिकरेंट अटैक्स ऑफ सब स्टर्नल और प्रीकॉर्डियल चेस्ट डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्चीमिया दैट इज इनसफिशिएंट टू इंड्यूस मायोसाइट नेक्रोसिस। मायोसाइट नेक्रोसिस हो जाता है एंजाइना पेक्टोरिस में, क्या होगा, अब आपका रिकरेंट अटैक होता है, रिकरेंट अटैक ऑफ सबस्टर्नल। सबस्टर्नल मतलब सिचुएटेड बिहाइंड और बिलो ऑफ द स्टर्नम, जो आपको सर ने स्टर्नम पढ़ाया है एनाटॉमी में कि आपका जो स्टर्नम है उसके बिहाइंड या उसके बिलो में आपको क्या होगा, अटैक आएंगे, रिकरेंट अटैक आएंगे, पेन आपका चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा आपको। पेरिकार्डियम या प्रीकार्डियम किसको बोलेंगे, तो इट इज अ पोर्शन ऑफ द बॉडी ओवर द हार्ट एंड लोअर द चेस्ट, आपके हार्ट के ऊपर और चेस्ट के नीचे। इट इज द एरिया ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल ओवर द हार्ट। जनरली ये किस तरफ रहेगा, लेफ्ट साइड पे, मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे। कुछ लोगों का हार्ट राइट साइड रहता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में ये रहेगा। स्टेबल एंजाइना की बात करेंगे तो इट इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। इट इज काज्ड बाय इम्बैलेंस इन कोरोनरी परफ्यूजन रिलेटिवली टू मायोकार्डियल डिमांड सच इज द प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्साइटमेंट और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। आपकी जो डिमांड है, इम्बैलेंस कोरोनरी परफ्यूजन हो गया, जो मायोकार्डियल डिमांड है उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, किस कारण से, या तो कोई फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्साइटमेंट हुआ, या फिजियोलॉजिकल कोई स्ट्रेस है। टिपिकली एंजाइना पेक्टोरिस डिस्क्राइब ए डीप पुअरली लोकलाइज्ड प्रेशर और बर्निंग सेंसेशन। लोकलाइज्ड प्रेशर और बर्निंग सेंसेशन व्यक्ति फील करता है। अब प्रिंजिमेटल वेरिएंट एंजाइना, इट इज एन अनकॉमन फॉर्म ऑफ एपिसोडिक मायोकार्डियल इस्चीमिया काज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। जो हमने बात करी थी कि कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, इस कारण से प्रिंजिमेटल वेरिएंट एंजाइना आपको होती है। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज एंजाइना में विल हैव सिग्निफिकेंट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। द एंजाइनल अटैक्स आर अनरिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, आपकी कोरोनरी में स्पाज्म हो गया। अब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी या हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई यूं ही कम हो जाएगी, इसके कारण से आपको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। अब यदि बात करते हैं हम अनस्टेबल और क्रेसेंडो एंजाइना, इट रिफर्स टू द पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट प्रोलॉन्ग्ड और सीवियर एंजाइना और चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट इज decreased as flank pain precipitated by progressively lower level of physical activity even occurring at the rest। ये कभी कभी रेस्ट में भी आपको हो जाती है। फ्लैंक पेन क्या है, इट इज एन सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रेस इन द पार्ट ऑफ द बॉडी बिलो द रिब एंड अबव द इलियम। आपका जो इलियम और रिब के बीच का जो सेक्शन है वहां पर आपको डिस्कम्फर्ट होगा, आपको पेन होगा। ये है आपकी क्रेसेंडो angina. In most people is caused by the disruption of atherosclerotic plaque with superimposed partial thrombosis and possible embolization of और वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म हो जाएगा, उसके कारण से एम्बोलाइजेशन हो गया आपका। इसमें क्या होगा, आपकी ब्लॉकेज हो गया ब्लड स्ट्रीम में, किसी पैसेज में, ब्लड स्ट्रीम के पैसेज में ब्लॉकेज हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग हो गया, उस कारण से ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कोरिलेशन की बात करें तो स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, इस्चीमिया ड्यू टू द फिक्स्ड एथेरोमेटस स्टेनोसिस ऑफ वन और मोर कोरोनरी आर्टरी। स्टेबल एंजाइना की यदि बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड आपको स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। वो क्या होगा, या तो एक या एक से अधिक कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो इसमें इस्चीमिया या ऑक्सीजन सप्लाई क्यों कम होती है, क्योंकि आर्टरी ड्यू टू द प्लेक डिसरप्चर विद द सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस एंड
स्पाज्म, सुपर स्पाज थ्रोम्बोसिस और अनस्टेबल एंजाइना की बात करेंगे तो इस्चेमिया काज बाय डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू द प्लेक रप्चर विथ सुपर इम्पोज्ड थ्रोम्बोसिस एंड isthmus. Myocardial infarction, myocardial necrosis caused by acute occlusion of a coronary after due to the plaque rupture और थ्रोम्बोसिस. आपका प्लेक रप्चर हो गया और वहां पर थ्रोम्बोसिस हो गया, तब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा. हार्ट फेलियर क्या होगा? मायोकार्डियल डिसफंक्शन ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ इस्चीमिया और इस्चीमिया. हार्ट फेलियर हो गया इन्फेक्शन या इस्चीमिया के कारण. अरिथमिया क्या है? अल्टर्ड कंडक्शन ड्यू टू द इस्चीमिया और इन्फेक्शन या इस्चीमिया के कारण जो आपके रिदम है, हार्ट की टोन है, वो चेंज हो गई. सडन डेथ, वेंट्रिकुलर अरिथमिया, एसिस्टोल और मैसिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन. अब फेज फर्स्ट में क्या होता है? इस तरह से स्टार्ट होता है. फेज सेकंड नो सिम्टम, कोई सिम्टम आपको नहीं आएगा. थर्ड में आपको इस तरह से कंडीशन बनेगी जब आपकी ऑनसेट ऑफ एंजाइना पिक्टोरियस, आपको चेस्ट पेन स्टार्ट होगा. कभी कभी क्या होता है? एक्यूट सिंड्रोम हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड यूजुअली एंजाइना इस्चेमिक सडन डेथ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा ये ब्लॉकेज हो गया. और इस्चीमिया हो गया तो फिर क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस हो गई है. इस तरह से ये प्लेग हो गया तो डेथ हो जाएगी. ये पैथोफिजियोलॉजी आपकी एंजाइना की. अब बात हम करते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन refers to the process by which areas of myocardial cell is the heart of permanently destroy. ये जो सेल है आपकी मायोकार्डियल सेल, ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. इट अकर्स व्हेन मायोकार्डियल टिश्यू आर अब्रप्टली एंड सीवियरली डेप्रिवेट ऑक्सीजन. सीवियरली ऑक्सीजन का डिप्रीवेशन हो गया तो आपका मायोकार्डियल सेल की डेथ हो गई, इसको ही हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज अ डिक्रीज कंडीशन विच इज काज्ड बाय रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो. आपका रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो हो गया, उसके कारण से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होगा. क्यों होगा? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड ऑक्लूजन ऑफ ए आर्टरी बाय एन इम्बोलस और थ्रोम्बस. या तो कोई इम्बोलस या थ्रोम्बस हो गया आपकी कोरोनरी आर्टरी में. ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है. ये कंडीशन जब बन जाएगी तो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट को मसल्स को नहीं मिलेगा, जिससे आपके हार्ट मसल्स डेड हो जाएगी. ये मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया. अब आप इस स्ट्रक्चर को जरा समझने की कोशिश करो. इसमें हमारी ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, एओर्टा है. अब हमें जो काम की हैं वो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एंटेरियर डिस्क्रेंटिंग आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी. अब इन आर्टरी की यदि बात करें, इनमें जब प्लेग होता है तो इसको हमने अलग अलग मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को डिवाइड किया है. लोकेशन, टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी एलएडी रिजल्ट इन एंटेरियर और सेप्टल वॉल ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. यदि यहाँ पर एंटेरियर में आपको हुआ, ये प्लेग है, यहाँ पर ये प्लेग हुआ, इससे क्या हुआ? सेल डेथ हो जाएगी. अब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन. ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन में क्या होगा? ट्रांसम्यूरल इन्फेक्ट एक्सटेंड थ्रू द होल थिकनेस ऑफ द हार्ट मसल्स एंड आर यूजुअली रिजल्ट अ कंप्लीट ऑक्लूजन ऑफ द एरिया ब्लड सप्लाई. पूरे जो एरिया है, कंप्लीट एरिया जो है वो ऑक्लूसिव हो जाएगा ब्लड सप्लाई का. आपका जो है थिकनेस हो जाएगी किसमें? हार्ट मसल्स में. फिर सब एंडोकार्डियल या नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन क्या है? इन्वॉल्व अ स्मॉल एरिया इन द सब एंडोकार्डियल वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम और पेपिलरी मसल्स. आज एक लोकल एरिया में यह होगा, कम एरिया में. अब इटियोलॉजी की बात करेंगे तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर क्या है? नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में क्या है? आप एज को आप कैसे मॉडिफाई करोगे? फैमिली हिस्ट्री और सेक्स, इनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. अब एज, जैसे आप 40 साल के ऊपर जाते हो तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांसेस है. फैमिली हिस्ट्री, ये कैन बी इनहेरिटेड फॉर पेशेंट टू पेरेंट्स टू चाइल्ड में ये जा सकती है. जेंडर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज 3 times मोर इन देन वुमेन. मेंस में ये ज्यादा होने की संभावना है. क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? हाई ब्लड लिपिड लेवल हो गया,
पेशेंट को जिसको हाइपरटेंशन है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस है, जो स्मोकिंग करता है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, ओबेस पेशेंट, डायबिटीज जिसको है, और स्ट्रेस जो ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर लेता है उसको, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है, ओबेस तो एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, फिजिकल इनएक्टिविटी वाले पेशेंट को भी करना चाहिए, स्मोकिंग छोड़ना चाहिए, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। पैथोफिजियोलॉजी, अब कैसे होता है, आपके पास यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको वो ओबेस है, ड्रग लेता है, स्मोकिंग करता है, हाइपरटेंशन है, तो क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब क्या होगा, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, ल्यूमेन नैरो होने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में ब्लड फ्लो कम होगा, हार्ट की मसल्स में ब्लड कम जाएगा, तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी मायोकार्डियल सेल्स की। किस चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, हार्ट की कंट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसकी मसल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही। तो क्या होगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा, कहाँ ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट होगा, पूरी बॉडी में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं होगा, तो ओलिगोरिया हो जाएगा। ओलिगोरिया में आपकी जो यूरिन जितना कंसंट्रेशन, मतलब यूरिन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहां से हम बात कर रहे हैं कि O2 की डिमांड कम हुई तो क्या हुआ, O2 डिफ्लेक्ट हो गया, मायोकार्डियल सेल डेथ हो गई। अब तीन कंडीशन हो सकती है, मायोकार्डियल सेल डेथ होने लगी तो आपको इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो गया, या तो फीवर हो गया। अब मायोकार्डियल सेल डेथ हुई तो क्या हुआ, CK-MB और ट्रोपोनिन रिलीज हो गए। अब ये CK-MB क्या बोला है, CK-MB जो है ये कार्डियक मार्कर है, CK-MB और ट्रोपोनिन। CK-MB मतलब क्रिएटिन काइनेस आइसो एंजाइम, क्रिएटिन काइनेस आइसो एंजाइम, और ट्रोपोनिन, ये दो क्या है, आपके कार्डियक मार्कर है। अब क्या होगा, जब इस तरह की कंडीशन बनी तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा नहीं। हमने सेल डेथ में पढ़ा था कि सेल डेथ में क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ जाएगा, तो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाएगा, इरिटेशन ऑफ मायोकार्डियल नर्व फाइबर, मायोकार्डियल नर्व फाइबर में इरिटेशन होने लग जाएगा। ट्रांसमिशन ऑफ पेन टू मायोकार्डियम, पेन का ट्रांसमिशन होने लगेगा, चेस्ट पेन और रेडिएशन टूवर्ड्स द शोल्डर और आर्म और शोल्डर में आपका पेन होने लगेगा। अब इससे क्या होगा, एक यहाँ हम बात कर रहे थे कि मायोकार्डियल सेल डेथ हो गई, मायोकार्डियल सेल डेथ हो गई तो यहाँ इन्फ्लामेशन हो गया, फीवर हो गया, उसके बाद ट्रोपोनिन रिलीज हो गया, और आगे क्या होता है, CNS पे इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे जिससे नौसिया और वोमिटिंग हो गई आपकी सेल डेथ होने के बाद। अब उसके बाद इधर क्या बात करेंगे हम, जो आपका चेस्ट पेन और रेडिएशन टुवर्ड्स द शोल्डर और आर्म, इसके बाद क्या होगा, CNS स्टिमुलेशन, CNS का स्टिमुलेशन होगा। कैटेकोलामीन इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक चीज करेगा, डाई एफोरोसिस होगा और इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगी। इधर क्या होगा, परफ्यूज स्वेटिंग होगी, कोल्ड क्लेमी स्किन, कोल्ड स्वीट आएगा, पर्सन को काफी पसीना आने लगेगा, ठंडा पसीना आने लगेगा। अब पेन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक सीवियर इमोबिलाइजिंग चेस्ट पेन होगा, यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज हेवीनेस, प्रेशर, टाइटनेस और बर्निंग। हेवीनेस, प्रेशर और टाइटनेस पर्सन फील करेगा। कहाँ पेन होगा, शोल्डर, हाथ में, चेस्ट पेन, सब एक्सटर्नल, रेट्रोस्टर्नल और एपिगैस्ट्रिक पेन सबसे ज्यादा होगा। ड्यूरेशन क्या रहेगी, 20 मिनट या उससे ज्यादा हो सकती है। नौसिया एंड वोमिटिंग, स्टिमुलेट ऑफ वोमिटिंग सेंटर बाय सीवियर पेन कॉज नौसिया एंड वोमिटिंग। जब पेन सेंटर आपका स्टिमुलेट होगा उससे आपको नौसिया और वोमिटिंग हो जाएगा। फीवर की कंडीशन बात करेंगे तो 100.4 से 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। क्यों होगा, ड्यू टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस काज्ड बाय मायोकार्डियल सेल डेथ। जब सेल डेथ होगी तो इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा, इससे आपको फीवर होएगा। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज्ड कैटेकोलामिन रिलीज, कैटेकोलामिन का रिलीज बढ़ गया, जिससे क्या हो गया,
डायफोरेसिस हो गया, मतलब स्वेटिंग होना चालू हो गई, उससे क्या होगा, कोल्ड एंड क्रीमी स्किन, कोल्ड स्वेट मतलब ठंडा पसीना व्यक्ति को आने लगेगा। कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी हार्ट की मसल्स की कम हो जाएगी, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा, तो क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा और पेशेंट शॉक में चले जाएगा। शॉक हो गया तो क्या होगा, यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया हमने बात कर ली 30 ml पर डे से कम हो जाएगा, डिस्पोनिया हो जाएगा। डिस्पोनिया के बाद क्या होगा, अब आप यदि बात करोगे तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा, ECG प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट असिस्टेंट इज डायग्राम टू एक्यूट MI। फिर एंजियोग्राफी कर लो, तो एंजियोग्राफी क्या बोलेगा, परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज आपको बता देगा और टाइप ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन बता देगा। चेस्ट एक्सरे, कार्डियोमेगाली टू डिटेक्ट कार्डियोमेगाली डिटेक्ट कर लिया, मतलब इसमें क्या होगा, यदि आपका हार्ट का इनलार्जमेंट हो गया तो समझ में आ जाएगा कि आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट मसल्स में कुछ प्रॉब्लम है। अब क्या होगा, आइसोटोप स्क्रीनिंग आप कर सकते हो। थेलियम जो है इज मोस्ट कॉमन यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टेक्निक्स इन पेशेंट विथ सस्पेक्टेड कोरोनरी आर्टरी डिसीज। जो पेशेंट कोरोनरी आर्टरी डिसीज का सस्पेक्टेड होता है उसमें थेलेनियम को हम यूज करते हैं, ये एक आइसोटोप है। सो आवर टॉपिक इज कंप्लीट, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आपको क्या करना है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, एंजाइना, और इसी के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज क्या है, तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज में सभी आएंगे, ये चारों चीजें आएंगी। क्या क्या आएंगी, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये आपके सिलेबस में है। 2 चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 2 अभी कर रहे हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।